नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों अपनी श्रृंखला चल रही थी आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित जो जीके का पेपर है, पेपर फर्स्ट, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें विद्यार्थियों के ये भय रहता है कि 40% आएंगे या नहीं आएंगे। उनके लिए ये श्रृंखला हमने शुरू की थी और 40% का भय तो खत्म होगा ही होगा। आप अगर वीडियो ध्यान से पूरा देखते हो, सुनते हो, तो आपको टॉप करने से भी कोई नहीं रोकेगा। अगर इन वीडियो में से या इन टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आया तो इन वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। आज का वीडियो अपना सभी को कवर कर रहा है, राजस्थान से भी, राजस्थान के जीके से भी, पॉलिटिकल से, दोनों से। तो ये आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा ध्यान से देखना है। बीच में जो चीज़ क्वेश्चन तो है ही है, उसके साथ में जो अन्य फैक्ट देता हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। अब क्योंकि 7 तारीख को आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो आपको सरसरी नज़र से इनको निकाल लेना। अगर आपको कोई चीज़ नहीं लगे तो उनको छोड़ देना, जो पढ़ा हुआ है आपको रिवीजन में काम आ जाए उसके लिए बेहतर है, लेकिन सरसरी नज़र से आपको ज़रूर इसको निकालना है। आइए तो वीडियो की करते हैं शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ्री में फ़ायदा हो सके, निःशुल्क फ़ायदा हो सके, वो भी सिर्फ ऑथेंटिक बुकों से। ये सारा मैटर सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बुक से ही है। तो आइए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए। यानी रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक दो व्यक्ति थे जो किस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। तो इसका अगर हम राइट आंसर देखें तो बेंगू जो किसान आंदोलन था उसमें ये शहीद हुए थे। थोड़ा, हाँ, तो जो बेंगू किसान आंदोलन था वहाँ ये दो शहीद हुए थे, रूपाजी और कृपाजी। इनसे संबंधित और क्या चीज़ें हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो ये है बेंगू किसान आंदोलन। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। तो बेंगू किसान आंदोलन कब चला था? ये 1921 से 1925 के बीच, 1921-1925 के दौरान ये आंदोलन चला था, बेंगू किसान आंदोलन। अब क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये कि बेंगू किसान आंदोलन में सर्वाधिक किस जाति के लोग थे? तो धाकड़ जाति के। पहली बात, धाकड़ जाति की एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ कि इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये भी हमें ध्यान में रखना। ये बिजोलिया आंदोलन से प्रभावित था और इस आंदोलन की शुरुआत 1921 में बेंगू किसान मेनाल में भेरूकुंड नामक स्थान, ये आंदोलन कहाँ से हुआ था? भेरूकुंड, भेरूकुंड जो मेनाल नामक स्थान है वहाँ पर था ये भेरूकुंड। यहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था ये भी हम देख लेते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। किसका? बेंगू किसान आंदोलन का। राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाद में विजय सिंह पथिक ने भी इस आंदोलन में भूमिका निभाई थी। राजस्थान सेवा संघ ने भी इसमें सहयोग किया था, और इसके अलावा जो माणिक्यलाल वर्मा थे वे भी यहाँ पर आए थे। तो इसमें मेन नेतृत्व करता रामनारायण चौधरी। और क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है? अब ये तो ये थी। अब एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। ध्यान रखने योग्य जो चीज़ें हैं वो ये है कि जो बेंगू किसान आंदोलन है, यहाँ गोविंदपुरा नामक स्थान पर एक हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। तारीख ध्यान में रखनी है, 13 जुलाई 1923 को। कौन व्यक्ति शहीद हुए थे? रूपाजी और कृपाजी। ये तो शहीद हुए थे बेंगू किसान आंदोलन में। और क्या खास है बेंगू किसान आंदोलन? ये बोल्शेविक के जो समझौता है ये भी यहाँ हुआ था। ये संज्ञा दी गई थी किस के बीच हुआ था? ये राजस्थान सेवा संघ और ठाकुर अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसको नाम दिया गया था बोल्शेविक संधि। किसके बीच? अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। उसके बाद आगे देखें तो अगला है नीमूचना हत्याकांड। ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। कब हुआ था? ये मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कब हुआ था? ये तारीख आप ध्यान में रखना। 14 मई 1925 को हुआ था नीमूचना हत्याकांड। कौन सा? नीमूचना हत्याकांड। कब? 14 मई 1925
25 को। अब 2 हत्याकांड और है, सेम नाम है जो आपको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इनको एक जगह रख दिया है। तो ये कौन से है दो? पहला है डाबी हत्याकांड। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। 2 अप्रैल 1923 को तो हुआ था डाबी हत्याकांड। जबकि डाबड़ा हत्याकांड ये अलग अलग है, डाबड़ा हत्याकांड अलग है, डाबी हत्याकांड अलग है। डाबी हत्याकांड कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को। यहाँ 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। नानक जी भील और देवीलाल गुर्जर। जबकि डाबड़ा जो हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। नेतृत्व किसने किया था? मथुरादास माथुर ने। इसमें शहीद कौन हुए थे? चुन्नीलाल शर्मा। अब बात करें डाबी हत्याकांड की, तो ये जो हत्याकांड हुआ था इसके जिम्मेदार कौन थे? तो यहाँ थे इक्काराम हुसैन नाम के जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये जिम्मेदार थे। इक्काराम हुसैन, इक्काराम हुसैन। इन्होंने जो आम किसान थे उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था, तो इक्काराम हुसैन थे। अब जब ये डाबी हत्याकांड हुआ, और कहाँ है ये? बूंदी में। तो बूंदी के शासक ने जो ये डाबी कांड हो गया उसके बाद एक जांच आयोग बिठाई। उस जांच आयोग में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे ये ध्यान में रखना है। उस जांच आयोग में जो व्यक्ति शामिल थे, थोड़ा मैं ये मिटा देता हूँ। इक्काराम हुसैन तो जिम्मेदार थे डाबी हत्याकांड के। हत्याकांड होने के बाद यहाँ के शासक ने एक जांच आयोग का गठन किया, जिनमें कौन कौन व्यक्ति थे? एक तो थे पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह, और एक थे राम प्रताप, राम प्रताप। एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था भैरोलाल, लाला भैरोलाल। ये व्यक्ति शामिल थे किन में? उस जो आयोग का गठन किया गया था, लेकिन ये इनका वहाँ की जनता ने विरोध किया था, बहिष्कार किया था इसलिए। और इक्काराम को क्लीन चिट देते हुए गोली चलाने की घटना को क्या बताया था वहाँ, जो ये बहिष्कार किया था। उसके बाद आयोग ने इक्काराम हुसैन को क्लीन चिट देते हुए गोली चलाने की घटना को क्या बताया? उचित बताया था, ये सही बताया था जो इस आयोग ने। तब लोगों ने इसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। आगे देखें और क्या चीजें। पूनावाड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ? डूंगरपुर में। कब? 30 मई 1947 को। शिवलाल भील यहाँ पर थे जो इसमें प्रमुख थे। उसके बाद राजतपाल हत्याकांड, ये भी डूंगरपुर में कब हुआ? 19 जून 1947 को। ध्यान में रखनी ये तारीख। यहाँ नानजी भाई खाटिए हुए थे शहीद। सेंगा भाई को ट्रक के पीछे लटकाया गया था। काली बाई ने उनकी रस्सी काट दी, इसलिए ये शहीद हुई। गोलियां चलाई गई इन पर। 13 वर्ष इनकी उम्र थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और दूध व अखाड़ा किसान आंदोलन चूरू में था। उसमें कब? 1944 से 1948 के बीच। जागीरदार कौन था वहाँ का? सूरजमल सिंह। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? चौधरी हनुमान सिंह। कौन? दूध व अखाड़ा किसान आंदोलन। एक आंदोलन और था चंडावल, कब? 1942। ये आपको सन ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सा क्रम के अनुसार सही है या क्रम से लिखी, ये आ सकता है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियां जो सांबर झील में गिरती है, इनमें से कौन सी 2 नदियां हैं जो सांबर झील में गिरती है? कौन सी दो? एक रूपनगढ़, दूसरी मेंढा। तो सी और डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं सांबर नदी के सांबर झील के बारे में कि कौन कौन सी नदियां यहाँ पर गिरती है। देखिए, सांबर जो झील है इसके अपवा क्षेत्र आंतरिक है पहली बात तो, और इस क्षेत्र में 4 नदियां इस झील में आकर गिरती है। कौन कौन से? मेंढा नदी, रूपनगढ़, तुरुतमती, खारी व खंडेला नदियां आकर इनमें गिरती है। अनेक छोटे नाले भी सांबर में आकर गिरते हैं, लेकिन मेन कौन कौन सी है? मेंढा, रूपनगढ़, तुरुंतमती, खारी व खंडेला। ये नदियां कहाँ गिरती है? सांबर झील में। और कुछ चीजें वो भी देख लेते हैं। राजस्थान की नदियों पर स्थित जलप्रपातों में 3 प्रमुख जलप्रपात है। एक तो चूलिया जलप्रपात, कोई हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है। कहाँ पर है चूलिया जलप्रपात? किस नदी पर? चंबल नदी पर। कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। एक भीमताल है मांगली नदी में, बूंदी जिले में। भीमताल कहाँ है? मांगली। मेनाल नदी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। तथा मेनाल जलप्रपात कहाँ है? वो है चित्तौड़गढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखें आगे, कौन सी नदी चंबल नदी की सहायक नदी है? ये देखना है कि कौन सी नदी है
जो चंबल नदी की सहायक है। इनमें से कौन सी नदी है एक जो चंबल नदी की सहायक है? तो क्या जवाई है, माही है, जाखम है या काली सिंध है? तो चंबल नदी की सहायक पूछी जा रही है। चंबल नदी की सहायक नदी है काली सिंध नदी। आइए उनके बारे में और देखते हैं कौन कौन सी नदी इसकी सहायक नदी है। चंबल नदी का उद्गम स्थान जाना पाव पहाड़ी से, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है। राजस्थान में 84 गढ़ के निकट ये प्रवेश करती है। इसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करें तो बनास, काली सिंध, कुराल, सीप, पार्वती, ब्राह्मणी या वापनी नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये किन की सहायक है? ये है चंबल नदी की सहायक नदियां। और बात करें ये अन्य नदियां हैं, जैसे अगर बात करें माही नदी की, इसको भी हम देख लेते हैं। माही नदी, माही नदी की बात करें तो उद्गम ये भी मध्य प्रदेश में महू की पहाड़ियों से। मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लेना। माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? तो माही नदी की सहायक है सोम, जाखम, अनास, चाप, इराऊ और मोरे नदी। ये प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी है? ये है माही नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और क्या ध्यान में रखना है? जो ये नदी है इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना है, इसे आदिवासियों की गंगा कहते हैं। किसको? माही नदी को। दक्षिण राजस्थान की गंगा भी कहा जाता है। और सहायक नदी हमने देख ली, फिर से बता देता हूँ। अनास, मोरेल, सोम, जाकम, चाप, लाखन, ईरू या एराव आदि प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी है? माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखें तो एक नदी और देख लेते हैं जो साबरमती नदी है। साबरमती नदी की सहायक नदी आप देख लो, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। एक माही नदी की और है जो आप ध्यान में रखना, भाद्र नदी। नहीं है, कभी नाम नहीं सुना होगा, भाद्र नदी। भाद्र नदी ये भी किसकी है? माही नदी की सहायक। अब बात करें हम साबरमती नदी की। एक पेज में अलग ले लेता हूँ ताकि आपको पूरा ध्यान में रहे। नदी का नाम साबरमती, साबरमती नदी। साबरमती नदी है। पहली बात तो अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब अगर बात करें हम, ये मान लो इसका उद्गम स्थान की अगर बात करें तो अरावली की पहाड़ियाँ झाड़ोल उदयपुर से पदराला गांव की पहाड़ी से। ये कहाँ है? पदराला गांव, पदराला गांव की पहाड़ी से निकलती है। मेन क्या चीज़ है कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? वाक्कल एक हो गई, सेई दो, हतमती, उसके अलावा मेसवा, उसके अलावा वेत्रक और एक और सहायक नदी है जिसका नाम है माजम। ये सभी सहायक नदियाँ किसकी है? साबरमती नदी की। कौन कौन सी? वाक्कल, सेई, हतमती, मेसवा, वेत्रक और माजम। ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है साबरमती की प्रमुख सहायक नदियाँ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? ये हम एक वीडियो बनाया था राजस्थान के लोक नाट्य, वहाँ हमने देखा था, इसको बताया था एक ट्रिक के साथ। मैंने आपको ट्रिक याद आ गई होगी। जो लक्ष्य करते हैं वो क्या होते हैं? कुचमादी होते हैं। लच्छा करो आदमी कौन है? जो कुचमादी है वो ही लच्छा करो। ऐसा करके हमने इसकी ट्रिक बनाई थी। तो लच्छीराम, कुचामनी और नंदराम की भी हमने बनाई थी कि लोग किसे चिढ़ाते हैं? जो नन्हा या छोटा व्यक्ति होता है तो नन्हू से चिड़ावी ख्याल, शेखावटी ख्याल, ये भी हमने देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लच्छीराम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार साहिब राम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबद्ध थे? साहिब राम है, एक साहिब दीन है, दो अलग अलग है। हम देखेंगे कि साहिब राम किससे संबंधित है और साहिब दीन किससे संबंधित है। तो साहिब राम है ढूंढाड़ स्कूल से। किससे? ढूंढाड़ स्कूल से। अब हम बात करते हैं मेवाड़ के, मारवाड़ के, हाड़ौती के सभी चित्रकारों की हम बात करें तो मैंने आपके सामने सब चित्रकार रखे हैं, आप उनको ध्यान से देख लेना। एग्जाम में आपको निश्चित तौर से यहाँ क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नाथ द्वारा के
जो चित्रकार है उनके नाम: बाबा रामचंद्र, नारायण, रामलिंग, चतुर्भुज, चंपालाल, तुलसीराम, घासीराम। ये तो किससे संबंधित है? नाथद्वारा से। और दो महिला चित्रकार भी है नाथद्वारा की, एक कमला, इलायची। ये दोनों किसे है? नाथद्वारा से। देवगढ़ की बात करें, देवगढ़ में बगता, कंवड़ा, बैजानाथ, चोखा, हरचंद और नंगा। ये किससे संबंधित है? देवगढ़ से संबंधित है। और बात करें तो ये तो देवगढ़ से हो गई। मारवाड़ से संबंधित कौन है? अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकरदास, माधोदास, राम सिंह और शिवदास। ये सभी किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार है? मारवाड़ चित्र शैली के चित्रकार है। बीकानेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? देख लेते हैं: रामलाल, अली रजा, हसन, चंदूलाल, मुकुंद और मुन्नालाल। ये सभी किस चित्रकला के चित्रकार है? तो ये बीकानेर जो शैली है उसके चित्रकार है। अजमेर की बात करें, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार आ चुका है। बीकानेर वाला, अजमेर वाला, मेवाड़ वाला, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। जुनिया का चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, जालजी, नारायण भाटी, माधोराम, राम और अल्लाह बख्श। और ये जुनिया के जो चांद थे, इन्होंने राजा पाबूजी का क्या बनाया था? चित्र बनाया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें तो और भी है। बूंदी के जो चित्रकार थे उसमें सुरजन, अहमद अली, रामलाल, श्री कृष्ण, साधुराम। कोटा के रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम, नूर महमूद। जयपुर के ये देखिए साहिब राम है, लालचंद, ये जयपुर के थे। जबकि साहिब दीन, साहिब राम तो जयपुर के, साहिब दीन है वो किसके हैं? मेवाड़ के। एक मनोहर। किशनगढ़ के निहाल चंद, सूरध्वज, मूलराज, नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, रामनाथ, सवाई राम और लाडली दास। इसके अलावा एक दो और है जो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सवाई प्रताप सिंह थे उसके समय कुछ चित्रकार थे, मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन लेना: राम सेवक, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण। ये प्रमुख जो सवाई प्रताप सिंह थे जयपुर के, उनके प्रमुख ये चित्रकार थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो कोई सैकड़ों बार क्वेश्चन आ चुका है, इजी है एकदम। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कि राजस्थान का फूलडोल महोत्सव किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो हम अगर इसका राइट आंसर देखें तो ये राम सनई संप्रदाय से संबंधित है। अब ये कब मनाया जाता है ये भी हमें देखना है। तो ये पहली बात तो कहाँ का है फूलडोल महोत्सव? शाहपुरा भीलवाड़ा का। कहाँ का? शाहपुरा भीलवाड़ा। अब अगर बात करें कि ये कब मनाया जाता है तो ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी से, फाल्गुन आप ध्यान में रखना, फाल्गुन शुक्ल एकादशी से, शुक्ल एकादशी से चैत्र कृष्ण पंचमी तक, चैत्र कृष्ण पंचमी तक ये मनाया जाता है। कौन सा? फूलडोल महोत्सव। किससे संबंधित है? ये संबंधित है राम सनई संप्रदाय से। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जखम एक सहायक नदी है, हमने देख लिया। माही की ये सहायक नदी है, पहले आ चुका है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इसमें एक बनास नदी का और देख लेते हैं हम। बनास और लूनी नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले लूनी नदी, लूनी नदी के अन्य नाम अगर हम देखें तो लवणवती, अंतः सलीला, अंतः सलीला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतः सलीला कालिदास ने इसको कहा है। उसके अलावा आदि खारी, आदि मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक नाम इसका है सागरमती भी है। यह नदी जो राजस्थान में बहती है, ये कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है, उसमें कच्छ के रण में मिलती है लास्ट में। अगर हम लूनी नदी की सहायक नदियों की बात करें, सबसे पहले तो ये नागपाड़ी अजमेर से उद्गम स्थान है और अंत इसका है कच्छ का रण। सहायक नदी सबसे पहली अगर सहायक नदियों की बात करें तो लीलनी, मीठड़ी, बांडी नदी, उसके बाद जोजड़ी, उसके बाद जोजड़ी नदी इसकी भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा
सुकड़ी, सुकड़ी के अलावा जवाई नदी, खारी नदी, मंथाई नदी, सागी नदी। ये प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी है? लूनी नदी की। अगर हम बात करें बनास नदी की, बनास अन्य नाम वन की आशा। किसका नाम? बनास का, वन की आशा। अब अगर इसकी सहायक नदी पहली उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी से। अब इसके बारे में बात करें कि इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो सहायक नदियाँ बेड़च, उसके अलावा मेनाल, उसके अलावा कोठारी नदी, खारी नदी, उसके अलावा डाई नदी, मोरेल नदी। ये प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी है? बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो कौन कौन सी होगी एक बार फिर देख लेते हैं। बेड़च होगी, कोठारी होगी, खारी होगी, मेनाल होगी, बांडी होगी, मानसी, धुंध, ये दो और है, मानसी और धुंध और मोरेल। ये प्रमुख सहायक नदियाँ किसकी है? ये सहायक नदियाँ हैं बनास नदी की। तो ये इन नदियों के बारे में था। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरों में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा एक आभूषण है जो पैरों में नहीं पहना जाता है। तो पैरों के आभूषण में अगर देखें तो लंगर है, बिल्कुल है, झांझर भी है, नूपुर भी है, नोगरी नहीं है। नोगरी जो आभूषण है वो हाथ का आभूषण है। अब मैं आपके सामने जो आभूषणों की दे रहा हूँ PDF, वो आपको पूरी की पूरी रट लेनी है। यहाँ से सीधे के सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है, कौन से किसका है, अभी देख लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आभूषण बात करें कंठ के कौन कौन से आभूषण हैं। कंठ के आभूषणों की बात करें तो इसमें कौन सा आएगा? थेमणियों, थेड़ियों, आड़, मुठिया, झालरा, ठूसी। ये सभी किसके आभूषण हैं? कंठ के। कान के आभूषण कौन कौन से हैं? अंगूठियों, पिप्पल पत्र, झेला, लटकन, फूल झुमका, टोटी, ओगणिया और झमेला। ये सभी किसके आभूषण हैं? ये है कान के। याद करना है, रट लेना है आपको। अंगुली की देखें तो दामना, हथपान, छड़ा, बिंटी। दामना तो है अंगुली का आभूषण। एक नाम आती है दामनी, दामना और दामनी। दामनी ओढ़नी को कहते हैं। दामनी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ओढ़नी के लिए, ओढ़नी। जबकि दामना आभूषण है अंगुली का। नाक के आभूषण कौन कौन से हैं? भोंगली, कांटा, चुन्नी, चौंप। एक है चौंप, चौंप तो है नाक का, चूंप है दांत का। देखो, चौंप नाक का, चूंप किसका है? चूंप है दांत का। ये भी आपको ध्यान में, दांत का चूंप है। रखत भी है, एक रखत आता है, वो भी किसका है? दांत का है। ये थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, दो और अलग बता देता हूँ, चूंप और रखत। एक मिनट। चूंप और रखत, ये दोनों किसके हैं? चूंप और रखत है दांत के। चौंप किसका है? नाक का। भौरकड़ी, बारी या बेसरी, नत और खीवनी। ध्यान में रखना है, कई बार आ चुका है खीवनी किसका? नाक का। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आभूषण की बात करें तो गले व वक्ष स्थल का कौन कौन सा है? गले का आभूषण कौन कौन से हैं? तो चंपाकली, चंद्रहार, तिमणिया, पोत, तुलसी, हालरो, हंसली, हंसहार, हमेल, हांकर, सरी, कंठी, बजटी, खुगड़ी और निम्बोरी। ये सभी किसके हैं? ये गले के आभूषण हैं। सभी किसके हैं? गले के। निम्बोरी विशेष तौर से ध्यान में रखना है। हाथ के आभूषण की बात करें तो कड़ा, कंकण, कातरिया या कांचुड़ी भी कहते हैं, गोखरू, नोगरी, गजरा, चांट, मोकड़ी, वलया, हथफूल, ओवला। ये सभी किसके हैं? हाथ के आभूषण हैं। पाँव के देखें तो कड़ा, लंगर, झांझर, नेवरी, चौफुली, टणका। देखो, नेवरी तो है पाँव का, नोगरी है
हाथ का अलग अलग है। आंवला, हीरानापी, गोलिया, रमजोड़, नूपुर, अनवट, अनोटा, जरा, पोदरा, ये सभी किसके हैं? ये है पाँव के। ये सभी पाँव के आभूषण। बाजू के भुजबंद, अणत और टड्डो, ये किसके हैं? बाजू के। कुछ पुरुष के आभूषण भी है, जैसे पुरुष के कान में कौन कौन से पहने जाते हैं? मुर्की या मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी। पुरुष के आभूषण, पुरुष के देखो कानों के, पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, कानों में कौन है? मुर्किया, मुर्की कहाँ पहनी जाती है? कानों में। उसके अलावा छेलकड़ी, छेलकड़ी कहाँ? कान में। उसके अलावा झाले, झाले और लौंग, ये पुरुष के आभूषण है जो कान में पहने जाते हैं। उंगली में, पुरुष के उंगली में बात करें, अंगुली में कौन कौन से हैं? वो तो स्त्रियों की तभी बात की थी वो, ये पुरुष के। एक तो है मूंदड़ी, मूंदड़ी या मुंदड़िया भी आ जाता है, मुंदड़िया या मूंदड़ी। उसके अलावा अंगूठी, बिंटी, बिंटी भी आती है, कहाँ? हाथ का आभूषण है, अंगुली का आभूषण है। हाथों में बाजूबंद, कड़ा और नरमुख, ये प्रमुख आभूषण किसके हैं? पुरुष के आभूषण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात कितना था? सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, मैंने जनगणना के 2 वीडियो डाल रखे हैं। अगर आपने उन दोनों वीडियो को पूरा देख लिया, चाहे राजस्थान का कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, उससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, वो आप जरूर देख लेना। तो इसका राइट आंसर है 888। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप जरूर देखना, इसकी लिंक मैं डाल दूंगा, आपको जनसंख्या संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो कौन सा वो स्थान है जो इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? तो ये है बाड़मेर की, बाड़मेर की। अब इससे संबंधित और देख लेते हैं, हम एक पेज अलग ले लेते हैं। तो होली के अवसर पर देखो, कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? कोडामार, कोडामार होली कहाँ की? भिनाय, भिनाय की। उसके बाद महावीर जी की लठमार होली, लठमार होली कहाँ की? लठमार होली महावीर जी की। उसके अलावा पत्थरमार होली की कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली, पत्थरमार होली कहाँ की? बाड़मेर। और होली के अवसर पर कुछ खास वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा बीकानेर की रमते, शेखावटी की गिद्दड़ नृत्य। आदिवासियों द्वारा होली के अवसर पर मेवाड़ अंचल में, आदिवासियों द्वारा होली के अवसर पर मेवाड़ अंचल में भगोरिया खेला जाता है, भगोरिया कहाँ? मेवाड़ अंचल में। किन के द्वारा? आदिवासियों द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये प्रमुख बातें थी इससे संबंधित। कोटा का संगोद का नहान प्रसिद्ध है, संगोद का नहान, ये भी देख लेते हैं। संगोद का नहान, संगोद का नहान कहाँ का है? कोटा का नहान। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। नहान है, ये आधा न हाँ न ऐसा है। नहान कहाँ का? कोटा का। ये प्रसिद्ध है कहाँ के? राजस्थान के होली के अवसर पर। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य है? इसके बारे में मैंने आपको ट्रिक दी थी एक, वो वीडियो अगर आपने देखा है तो ये आपके गलत हो ही नहीं सकता। सुशीर वाद्य की क्या ट्रिक थी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सुशीर वाद्य के लिए हमने ट्रिक बनाई थी कि अल है, जब सितारा ने बहनोई के लिए गली में तुरई का साग बनाया तो इस कारण नाग ने बांका होके मूसक व मोर की नाड़ काट दी। अल से हमने कहा था अलगोजा, सितारा से कहा था सतारा, बहनोई से 3 बनाए थे, सहनाई, सुरनाई और
हरनाई, गली से भूंगल, तुरई का तुरई थाई, साग से सिंगा और सिंगी, कारण से करना, नाग से नागमणि, बांका से बांकिया और बीन, मुसक से मसक, मोर से मोरचंग, नाड़ से नड़ और काट से टोटो हमने बनाई थी। तो अब आप इसमें देख सकते हो, सीधा देखते मिल रहा है यहाँ पर सतारा। दूसरा था आल्या जब सितारा ने, तो हमने क्या कहा था? सतारा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सतारा। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है सतारा। बाकी ये कौन से, इसकी ट्रिक आप वीडियो में जाके देख लेना, इसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अत्यंत ठंडी पवन आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर चलती है? तो ये भी हमने देखा था, एक वीडियो में हमने पवनों को बनाया था अलग से। तो आल्प्स पर्वत से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली ठंडी हवा का नाम है मिस्ट्रल। और ये हमने देखा था, वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख लेना। खमसीन हवा के बारे में देखा था, इसे डॉक्टर हवा भी कहते हैं। चिल्ली हवा के बारे में देखा था, हिमबक्षणी कहते हैं। ये सब हम देख चुके हैं, एक अलग वीडियो बनाया था, वहाँ आप जाकर देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो किसे नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंज राय था, वहाँ उसे इनका यहाँ का नियुक्त किया था। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट हम सभी का देखेंगे तो सबसे पहले बता देते हैं, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। अब कौन कहाँ का था ये भी देख लेते हैं। मॉरिसन कहाँ का था, मैकमोहन कहाँ का था, विलियम ईडन कहाँ का था? तो ये आप यहाँ देखोगे, ये देखिए जयपुर का था ईडन, मैकमोहन कहाँ का था? जोधपुर का। भरतपुर का कौन था? मॉरिसन। और कहीं कहीं नाम क्या मिल जाता है? निक्सन। ये निक्सन है, निक्सन। तो भरतपुर का मॉरिसन निक्सन, सिरोही का जेडी हॉल, उदयपुर का सावर्स और कोटा का कौन था? मेजर बर्टन। ये आपको ध्यान में रखना है। जयपुर का एडन, जोधपुर का मैकमोहन, भरतपुर का मॉरिसन, सिरोही का जेडी हॉल, उदयपुर का सावर्स और कोटा का बर्टन। अब हम बात करें वहाँ के शासक। देखिए 1857 की क्रांति के समय रियासती शासक कौन थे? कोटा के उस समय कौन थे? राम सिंह, जोधपुर के तख्त सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय। जयपुर के राम सिंह, कोटा के भी राम सिंह और बूंदी के भी कौन है? राम सिंह। सब यहाँ 3 जगह राम सिंह नाम है। सिरोही के राम सिंह द्वितीय, यहाँ जयपुर के। सिरोही के कौन से? शिव सिंह, धौलपुर के भगवंत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, करौली के मदन पाल, टोंक के नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी का राम सिंह, अलवर का विनय सिंह और जैसलमेर का रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह, बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर का उदय सिंह। ये उस समय क्रांति के प्रमुख शासक थे। आपको ध्यान में रखना है, रटना है, ये यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन टोंक का नवाब था? अभी हमने देखा था टोंक का नवाब कौन? वजीरुद्दौला। तो टोंक के नवाब कौन थे? वजीरुद्दौला थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1303 में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी थे उसके साथ कौन गया था? तो 1303 की बात है, चित्तौड़ अभियान के दौरान कौन थे? तो यहाँ जो कवि के रूप में थे, तो यहाँ कौन थे? अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो। और 1303 में चित्तौड़ जो साका था उसमें जो यहाँ के रतन सिंह थे, उसके 2 प्रमुख सेनापति जो युद्ध में मारे गए थे, जिनका कई बार क्वेश्चन आता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी हमें ध्यान में रखना। पहली बात तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने इसके साथ जो अमीर खुसरो आए थे, उनकी जो रचना थी जिसमें इन्होंने आंखों देखा वर्णन किया था, तो उसका नाम क्या था? खजाइन उल फतूह है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था खजाइन उल फतूह है। खजाइन उल खजाइन उल फतूह है। इसमें आंखों देखा हाल वर्णन किया। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है तारीख ए अलाही। इसी रचना का दूसरा नाम तारीख ए अलाही या तारीख ए अलाही। खजाइन उल फतूह भी मिलता है और तारीख ए अलाही, ये दोनों एक की किताब के नाम है।
अगर हम बात करें तो रतन सिंह 2 सेनापति थे जो गोरा बादल चित्तौड़गढ़ में जो युद्ध हुआ था उसमें मारे गए थे, शहीद हुए थे। ये था, तो इसका राइट आंसर अमीर खुसरो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये मैं मिटा देता हूँ, यहाँ ध्यान में रखना है आपको ये चीज़ें कि औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया था। तो ये था 1679 में। राज सिंह के विरुद्ध कब? 1679। और राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध चारुमती थी, उनसे क्या किया? विवाह, चारुमती से विवाह। राज सिंह के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। इसे विजय कटकातु की उपाधि भी दी गई थी। कौन सी उपाधि से नवाजा गया है, किन को विजय कटकातु के नाम से जाना जाता है? तो राज सिंह को विजय कटकातु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राज सिंह। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीप जिससे होकर भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। जबकि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सी? मकर रेखा भी होगी, कर्क रेखा भी होगी और भूमध्य रेखा भी होगी। ये तीनों किससे? अफ्रीका महाद्वीप से। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, इसको एक बार छोड़ते हैं, इसको आगे देखेंगे हम। ये थोड़ा बड़ा है, मैंने पूरा विस्तृत रूप से इसको बताया आपको। चलो इसी को देख लेते हैं, छोड़ते नहीं है। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से एग्जाम में राज्यपाल से संबंधित कई बार आया हुआ है। बार बार क्वेश्चन जो आता है वह देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें से पूछा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं, 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। कौन सा इसमें राइट नहीं है वो देखते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो 56 है, इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं या योग्यताएं न होकर 56 में तो क्या है? कार्यकाल है। जबकि योग्यताएं किस में है? तो 57 में। अब देख लेते हैं सारी चीज़ें जो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं अपनी पीडीएफ में। देखिए, राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है राज्यपाल की भूमिका कैसी होती है? दोहरी। राज्य में औपचारिक और केंद्र में प्रतिनिधि की भूमिका होती है। किसकी? राज्यपाल की। किस भाग में राज्यपाल का प्रमुख जो इसमें बातें हैं राज्यपाल राज्य सरकार की? तो भाग 6 अनुच्छेद 152 से 237 में यहाँ है। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य महाधिवक्ता से बनती है। राज्यपाल राज्य का क्या होता है? प्रथम नागरिक। अब 152 में क्या है? राज्यों के बारे में उल्लेख है। 53 प्रत्येक राज्य के लिए क्या होना चाहिए? एक राज्यपाल होना चाहिए। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये बात 7वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें भाई एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह बात कहाँ है? यह 1956 में संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन उसमें। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, अनुच्छेद 153। और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकता है। यह संशोधन कब हुआ? 1956 में, 7वां संविधान संशोधन। 153 अनुच्छेद 153(3) में क्या दे रखा है कि राज्य की संचित निधि से राज्यपाल को वेतन भत्ते दिए जाएंगे। यह संविधान की दूसरी अनुसूची में भी उल्लेख है, दूसरी अनुसूची में और अनुच्छेद 153(3) में। आगे बात करें तो 154 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति। 153 में राज्यपाल के लिए क्या थी? राज्यपाल के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 54 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में। एवं अधीनस्थ के मध्य के प्रयोग से कार्यपाल राज्यपाल के नाम पर होगी। तो कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित कहाँ उल्लेख है? ये 154 में। 155 में क्या है? नियुक्ति। किस आधार पर? कनाडा के राज्यपाल के आधार पर। वैसे राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नियुक्ति करता है किसकी? राज्यपाल की। एक बात ये। अब दो परंपराएं हैं, उसमें क्या है, राष्ट्रपति जब इनकी नियुक्ति करते हैं, दो परंपराएं हैं कि उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, जिस राज्य का व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा, एक ये परंपरा है। दूसरी, राष्ट्रपति नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेगा। ये दो परंपराएं किसके लिए है? राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल को नियुक्त करते समय। अब अनुच्छेद 156 में क्या है? कार्यकाल। तो 56 में कार्यकाल कितना? 5 वर्ष का, लेकिन वास्तव में क्या है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। पहले ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहेगा, उसके बाद 5 वर्ष। राज्यपाल को पद से हटाने के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल के जो पद है उसको हटाने के आधार संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आगे अनुच्छेद 156 ख में क्या है? त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। कहाँ है ये उल्लेख? अनुच्छेद 156 ख में दे रखा है। त्यागपत्र से संबंधित किस में? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? राष्ट्रपति को। आगे देखें तो नेक्स्ट है 157। यहाँ अनुच्छेद 100 क्या है? 57 है, ये ध्यान में रखना है। 157 में क्या है? योग्यताएं दे रखी है। एक मिनट, 157 है ये अनुच्छेद। 157 में क्या है? योग्यताएं। क्या योग्यताएं? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, विधानसभा सदस्य चुने जाने का क्या हो? योग्य हो। ये दो शर्तें हैं किसके लिए? राज्यपाल के लिए, अनुच्छेद 157 में। 158 में क्या है? सेवा और शर्तें। संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानसभा सदस्य का योग्य होना चाहिए चुने जाने का, लेकिन संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। 159 में शपथ। शपथ, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किनको? राज्यपाल को। और ये कहाँ उल्लेख है? अनुच्छेद 159 में। आगे देखें तो 160 में क्या है? राष्ट्रपति राज्यपाल को उन आकस्मिक स्थितियों के संबंध में कार्य करने का अधिकार दे सकता है जिसके संबंध में संविधान क्या है? मौन है। यह बात कहाँ है? अनुच्छेद 160 में। आगे 161 में क्या है? समाधान की शक्तियां, दंड को उसके निलंबन, परिहार व लघुकरण की शक्तियां हैं, लेकिन जो मृत्युदंड दिया है उसको माफ नहीं कर सकता। कौन? राज्यपाल। ये हम आगे देखेंगे। 163 में क्या है? राज्यपाल की शक्तियां विवेकाधीन शक्तियां, विवेक के आधार पर जो शक्तियां, उसका उल्लेख कहाँ है? 163 में। आगे देखें तो 164 में क्या है? राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। कौन? महाधिवक्ता। 168 में राज्य के विधानमंडलों का अभिन्न होता है। कौन? राज्यपाल। 171(3) में क्या है? राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत, ये पहले का था। उसके बाद अनुच्छेद 333 में क्या है? विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनयन, ये पहले था, अब हटा दिया गया इसको। 174 में क्या है? राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सत्र आहूत व उनका सत्रावसान करता है। कौन? वह भंग करने, विघटित करने का अधिकार किसके पास? राज्यपाल के पास है। 174 में। 174 में ख में क्या है? विधानसभा के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर समय से पहले भंग कर सकता है। कौन है? राज्यपाल। 175 में राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है राज्यपाल, 175 के तहत। 176 में क्या है? राज्यपाल के अभिभाषण मुख्य सचिव द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल हर वर्ष सदन के पहले सत्र में संबोधित करता है। कहाँ? ये अनुच्छेद 176 में। आगे देखें तो अनुच्छेद 213 एक के तहत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश, उसके बाद अध्यादेश को राज्यपाल कभी भी वापस ले सकते हैं। अनुच्छेद 200 में क्या है? राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक आरक्षित कर सकता है तथा किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 202 में क्या है? राज्यपाल का बजट अपनी देखरेख में तैयार, राज्य का बजट अपनी देखरेख में तैयार करवाता है। 166 में क्या है? राज्य की सरकार के कार्य संचालन, राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से जारी होते हैं। 199 में क्या है? धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही विधानसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां किन किन की? राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का क्या होता है? पदेन कुलाधिपति होता है। ये भी ध्यान में रखना, पदेन कुलाधिपति, ना कि कुलाधिपति, पदेन कुलाधिपति होता है।
विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति करता है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, वेरी मोस्ट बात है ये। आगे अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल के उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति से संबंधित विषयों पर निर्णय करता है कौन? राज्यपाल। मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन व नियमों का निर्माण, मुख्यमंत्री के सदस्यों को शपथ आवश्यकता पड़ने पर पदच्युत व उनका त्यागपत्र स्वीकार करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये विधेयक के बारे बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में राष्ट्रपति ये हो गया। ये धन विधेयक के संबंध में संबंधित है। ये विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल स्वीकृति दे सकता है या मना भी कर सकता है। आगे अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडाकोष के निलंबन, परिहार व सजा की पुनर्वृत्ति, परिहार का अर्थ होता है सजा की पुनर्वृत्ति नहीं बदल सकता। जैसे कठोर कारावास की सजा को 10 साल की जगह 5 साल, मगर सजा को कठोर ही रहता है, ये परिहार का मतलब है। अब क्या है देखो, लघुकरण की शक्ति, सजा की प्रवृत्ति बदल सकता है, मृत्युदंड को कारावास में बदल सकता है, लेकिन मृत्युदंड की सजा को पूर्णतः माफ करने का अधिकार सिर्फ को किसके पास है? राष्ट्रपति की। यहाँ देखिए, राष्ट्रपति मृत्युदंड को पूर्णतः माफ कर सकता है, मगर राज्यपाल नहीं कर सकता। लघुकरण कर सकता है, यानी मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकता है राज्यपाल। अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद। आगे 66 में राज्यपाल, ये हमने देख ही लिया। और 67 में राज्यपाल की जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य, और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये हमने देख लिया मूल संविधान में। 7वें संविधान ये देख चुके हैं। यदि कोई 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो ऐसी स्थिति में कौन सा राज्य कितना वेतन देगा, इसका निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 158 के तहत। आगे ये थोड़े खास है, आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से कर्तव्य राज्यपाल के पास होते हैं। अध्यक्ष होता है राज्य सैनिक बोर्ड का। राज्य के पूर्व सैनिकों को लाभ के लिए ये यहाँ कर सकते हैं। तो अम्ल गेटेंडेड फंड की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, और पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्रीय उदयपुर जो केंद्र है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, इसके भी अध्यक्ष होते हैं। और संरक्षक स्काउट गाइड और राजस्थान, इसके भी ये यहाँ अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और किसके होते हैं? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एंड स्टेट ब्रांच के, और राजस्थान विश्वविद्यालयों के पदेन कुलाधिपति होते हैं कौन? अपने राज्यपाल। आगे देखें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, उस टाइम कौन थे? संपूर्णानंद हुकुम सिंह के समय 13 मार्च 1967 को। उसके बाद विजयपाल त्यागी, रघुकुल तिलक चंद्रारेड्डी, ये प्रमुख जो राष्ट्रपति शासन लगे थे उस समय ये राज्यपाल थे, तो ये आप देख लेना यहाँ पर। उसके अलावा आगे देखें तो पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु किन किन की हुई थी? दरबारा सिंह की 1998 में, निर्मल चंद 2003, SK सिंह 2009 और प्रभा राव 2010। इनके कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, ये प्रमुख राज्यपाल थे। उसके अलावा अनुच्छेद 361 राज्यपाल व राष्ट्रपति के विशेष अधिकार। 361 ए के तहत क्या है? राज्यपाल पदावधि के दौरान दिए गए निर्णय हेतु उत्तरदायी नहीं है, ये 361 में। अनुच्छेद 361 में क्या है? राज्यपाल के विरुद्ध दंडिक कार्रवाई नहीं चलाई जा सकती। अनुच्छेद 361 में क्या है? राज्यपाल को पदावधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 361 में क्या है? राज्यपाल के विरुद्ध सिविल मुकदमा चलाया जा सकता है, 2 माह पूर्व इसकी सूचना देना जरूरी है। उसके अलावा अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 163 में क्या है? राज्यपाल की सविवेकी शक्तियों का उल्लेख है। 163 में क्या है? राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसके न्यायाधीश की जांच नहीं कर सकता। ये प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अपना आज का वीडियो ये होता है कंप्लीट। बाकी कुछ जो बचा है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और अपने टेलीग्राम जो चैनल है उससे भी जुड़ जाना, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम जो 7 तारीख होना है
उसके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।